यस, सो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने पर्टिकुलरली डेरिवेशन निकाला था एंगल ऑफ डेविएशन. ओके, सो हमने प्रिज्म स्टार्ट किया, प्रिज्म का कंसेप्ट समझा हमने, ये प्रिज्म का कंसेप्ट समझा. देन एंगल ऑफ डेविएशन डिराइव करने का फॉर्मूला हमने समझा. थोड़ा 2 पार्ट्स में था और मैंने वीडियो वैसे ही 2 पार्ट्स में ही डाल दिया है, मर्ज नहीं किया है. सो अगर तुम तो एलिमिनेट्स है ना, कौन सा नहीं है ना, तो अगर तुम अगर वापस रिवीजन के लिए वीडियो देख रहे हो तो आधा वीडियो वो हमने डॉग के लिए बंद किया था ना, फिर वापस दूसरा आधा तो वैसे ही अपलोड किया है, मैंने मर्ज नहीं किया है. तो एक के बाद दूसरा वीडियो है. ओके, सो दैट इज कैलकुलेशंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिराइव दिस फॉर्मूला दैट इज प्रिज्म फॉर्मूला. तो हमने अभी तक डिस्कस किया मिरर फॉर्मूला, फिर हमने लेंस फॉर्मूला. नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव प्रिज्म फॉर्मूला. तीनों के तीनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, तो ये हम डिराइव करने जा रहे हैं. चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रिज्म फॉर्मूला. सबसे पहले तो हमने मान लो कि ये प्रिज्म लिया हुआ है. ओके, और ये प्रिज्म हमने अपने मर्जी से लिया हुआ है, मतलब कि ये जो प्रिज्म एंगल है, ओके, प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म एंगल मतलब कौन सा, इसमें जो दिखाई दे रहा है ए, ये है हमारा प्रिज्म एंगल. ओके, कि कौन से मतलब ये जो दोनों रेक्टेंगुलर सरफेसेस है जिससे हमने प्रिज्म बनाया हुआ है वो दोनों के बीच में कितना एंगल है. ओके, तो वो हमें नोन है. मतलब ये सपोज हमने ग्लास का मटेरियल लिया हुआ है, सो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नोन है, प्रिज्म एंगल भी हमें नोन है. डन. सो हम डिराइव क्या कर रहे हैं, हम प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं. ये प्रिज्म फॉर्मूला क्या है, ये लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वो, मतलब कि तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, प्रिज्म एंगल एंड एंगल ऑफ डेविएशन, ये इन लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप है, जैसे कि लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला में किसका रिलेशनशिप था, यू, वी एंड एफ के बीच में, वैसे ही यहाँ पर प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका रिलेशनशिप है. ओके, तो डायरेक्टली ऐसा ना बोले कि प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करो, ऐसा उल्टा घुमा फिरा के भी पूछ रहे. डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड से एंगल ऑफ से प्रिज्म, और प्रिज्म वर्ड नया यूज करना होता है, एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड रिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट एंड से डेविएशन एंगल ऑफ दैट रिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट. प्रिज्म ना लिखकर ऐसा पूछ ले सब कुछ घुमा फिरा के, लेकिन पूछा क्या है, तुम्हें चेक करना है कि अच्छा ये रिलेशन, इन लोग के बीच में कौन सा रिलेशन है, प्रिज्म फॉर्मूला, तो वो डिराइव करने को पूछा है. ओके, डन. चलो तो स्टार्ट करते हैं. तो हमने प्रिज्म ले लिया है. नाउ से हम यहाँ पर एयर है, तो एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और ये ग्लास का बना हुआ प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2. नाउ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कि हमने कोई एक इंसिडेंस एंगल पे हमने इंसिडेंट किया. ओके, एक रे इंसिडेंट किया और से मोनोक्रोमेटिक मतलब से सिंगल कलर वाला. ओके, सो मोनोक्रोमेटिक लाइट और से बीम ऑफ लाइट हमने इंसिडेंट किया हियर. ओके, सो वो हमने इंसिडेंट किया, वो नॉर्मल है होगा जो यहाँ पर उसके साथ एंगल बना रहा होगा, से दिस इज माय नॉर्मल, तो उसके साथ जो वो एंगल बना रहा है दैट एंगल इज से एंगल I1. डन. ओके, तो ये I1 एंगल हो गया नॉर्मल के साथ जो बन रहा है वो. नाउ हमने एंगल ऑफ डेविएशन तो पढ़ लिया, तो एंगल ऑफ डेविएशन में क्या था कि अगर किसके बीच का कौन सा एंगल था ये, कि एंगल बिटवीन दी जो हमारा इंसिडेंट रे है वो और जो इमर्जेंट रे है वो, उनके बीच का एंगल. तो इंसिडेंट रे तो ये है. ओके, इसको ही अगर एक्सटेंड करें तो दिस इज इंसिडेंट रे, और इमर्जेंट रे ये है, तो उनके बीच का एंगल, तो इसको तुम एक्सटेंड करो तो ये एंगल जो है दैट इज अवर व्हाट, डेविएशन एंगल. ओके, सो डेविएशन एंगल भी हमें पता है. नाउ सबसे पहले तो ये ग्राफ समझते हैं. ये ग्राफ प्रैक्टिकली पहले ड्रॉ किया जाता है, प्रैक्टिकल करने के बाद ड्रॉ किया जाता है. कौन सा ग्राफ है ये ग्राफ है एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस द इंसिडेंस एंगल. ओके, तो सपोज कोई मटेरियल ले लिया हमने, जैसे ग्लास मटेरियल ले लिया, अब हम पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस रख रहे हैं, मतलब से 30 डिग्री 40 डिग्री कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा तुमने, तो जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा तुमने और फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रखोगे फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, दूसरी बार रिफ्लेक्ट होगा, एंड देन यू कैन चेक दी व्हाट इज दी एंगल ऑफ डेविएशन.
ओके, तो तुम्हें पता चल गया कि अगर मैं 30 डिग्री रख रहा हूँ तो एंगल ऑफ डेविएशन सपोज इतना आ रहा है। फिर दूसरी बार किया तो तुम सोचोगे कि जैसे कि मैंने सपोज रख दिया कि भाई यहाँ कोई वैल्यू है एंगल, ओके से 10 डिग्री एंगल, तो 10 डिग्री इंसिडेंट एंगल पे एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ही ज्यादा मिल रहा है, लाइक दैट। फिर तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इंक्रीज कर दी, 10 डिग्री से 20 डिग्री कर दिया। सो 20 डिग्री पे अगर तुमने चेक किया तो तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो तुम्हें ये प्रैक्टिकल करके पता चलेगा। ओके, तो प्रैक्टिकल करके ये ग्राफ मिलेगा कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये एंगल क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है जब तुम ये बढ़ाते जाओगे तब। सिंपल है। ओके, ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो सिंपली हम ऐसे बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ और एक पॉइंट आ गया। वो पॉइंट पर जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वहां पर एक पर्टिकुलर हमें डेल्टा मिनिमम मिल जाएगा, मतलब के मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हमने उसको क्यों नाम दिया, क्योंकि अगर ये इंसिडेंस एंगल, मान लो कि ये इंसिडेंस एंगल कुछ आ गया 53 एंगल, बढ़ा रहे थे ना हम कंटिन्यूअसली से 10 डिग्री से बढ़ाते बढ़ाते 53 तक आ गए। अभी 53 इंसिडेंस एंगल के लिए हमें एंगल ऑफ डेविएशन मिल गया से मिनिमम, ओके से 20 डिग्री मिनिमम। अब जैसे ही हम 53 से 54 गए तो वो 20 से 19 नहीं हो रहा है। अब तक क्या हो रहा था, कम ही हो रहा था, ये बढ़ा रहे थे वो कम हो रहा था। लेकिन जैसे ही एक इंसिडेंस एंगल पहुंचा उसके बाद ये एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो रहा नहीं है, फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ा, फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊं तो फिर से एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ा, फिर से बढ़ाऊं तो फिर से बढ़ा। तो अभी पहले क्या हो रहा था, इंसिडेंस एंगल के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस में बढ़ा रहा था तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होता जा रहा था, कम होता जा रहा था, कम। वाई एक्सिस पे एंगल ऑफ डेविएशन है और एक्स एक्सिस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो जैसे जैसे मैं ये बढ़ा रहा था एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। फिर एक वैल्यू मिली, वो वैल्यू के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और हमें ऐसा ग्राफ मिल रहा है। अंडरस्टूड। ये प्रैक्टिकली सारे मटेरियल के लिए प्रैक्टिकली ग्राफ बनाया जाता है, ऐसे बनाया हुआ नहीं है, प्रैक्टिकल करके बनाया जाता है, क्योंकि हमें क्या मालूम कौन से एंगल के लिए कितना है। अंडरस्टूड, पक्का। सो सपोज प्रिज्म के लिए ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया और प्रैक्टिकली देखा गया कि जब ये हमने एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम था, ये प्रैक्टिकली देखा गया, कंक्लूजन है प्रैक्टिकल का कि जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है तब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसकी वैल्यू सेम हो जाती है एंगल ऑफ इमर्जेंस जितनी। ओके, सो जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो गया, मतलब ये एंगल मिनिमम हो गया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड यहाँ पर जो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। ये प्रैक्टिकली हमें पता चला। सो I1 इज इक्वल टू I2 कब हो जा रहा है, जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है तब। डन, पक्का समझ में आ गया। तो उस केस के लिए अब हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। सो से हमने I1 एंगल पर से नॉर्मल के साथ I1 एंगल बना रहा है। ओके, ये नॉर्मल है मेरा और ये भी मेरा नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ हमारा इंसिडेंट रे I1 एंगल बना रहा है। ओके, और ये इंसिडेंट हुआ। अब हम कौन सा केस ले रहे हैं, ये वाला I1 ले रहे हैं। हमने ये I1 कौन सा लिया है, दिस I1। अगर मैंने ये I1 लिया है तो वो I1 के लिए डेल्टा मिनिमम मिलेगा, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम मिलेगा ना मुझे। ओके, तो वो ही I1 मैंने यहाँ लिया हुआ है। सो मुझे जो डेल्टा मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखो ये जो लाइन है तुम्हारा बेस, उसके पैरेलली ही यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्शन के फंडा तो यहाँ वापस वही आएंगे कि भाई अगर एरर टू डेंसर में आ रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो ये नॉर्मल इधर है, जाना चाहिए था इस साइड लेकिन गया इस साइड, जाना चाहिए था इस साइड लेकिन गया बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। डन। ओके, फिर से अभी डेंसर से रेरर में जा रहा है तो जाना चाहिए था ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन अभी डेंसर से रेरर में जा रहा है। डेंसर से रेरर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल तो तुम्हारा ये रेड कलर वाला है। ओके, और जाना चाहिए था ऐसे। अगर यहाँ से रेड कलर के टुवर्ड्स में बेंड करेगा तो वो तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, इसीलिए ऐसे बेंड करेगा। तो ये हो गया मेरा क्या, इमर्जेंट रे। डन।
अभी हमें पता है कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंस रे के बीच का एंगल ही क्या है, हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। और ये हमने तो मिनिमम वाला केस लिया है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, मिनिमम। डन, पक्का। ये हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल के बेस पे हमें ग्राफ मिला, हमने पता कर लिया कि कौन से एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है। डन, तो हमें पता चल गया कि भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तब एंगल ऑफ इमर्जेंट भी उतना ही होता है और एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है, उससे कम एंगल ऑफ डेविएशन मिल सकता नहीं है। फिर वो वैल्यू फिर से बढ़ रही है। ये ग्राफ से हमें कंक्लूजन मिल गया कि इतने एंगल पे इतना एंगल ऑफ डेविएशन होगा। वही एंगल ऑफ इंसिडेंस का यूज किया हमने, एंगल रे को इंसिडेंट किया और रिफ्रैक्शन हुआ और हमें डेल्टा मिनिमम मिल गया। दैट्स इट, सिंपल है। ओके डन, यहां तक का कोई कंफ्यूजन? करेक्ट। ओके, नाउ डेल्टा मिनिमम है और I1 और I2 सेम है, सो I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I। अगर I1 और I2 सेम ही है तो उसको एक ही नाम दे दो ना कि I। डन, सेम ही है तो I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I। नाउ यहाँ पर देखा जाता है कि व्हेन I1 इज इक्वल्स टू I2 होता है, तब ये जो हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर रिफ्रैक्टिंग एंगल फॉर सरफेस 1 जो है हमारा, ओके, रिफ्रैक्टिंग एंगल फॉर सरफेस 1 जो है हमारा, फॉर सरफेस 1, वो इंसिडेंस एंगल फॉर सरफेस 2 जो हमारा R2 है उसके जितना ही होता है। सिमेट्री दिख रही होगी तुम्हें, देखो ये जितना उतना ही ये पैरेलल, तो R1 R2 और R क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, फॉर दिस केस, सब केस में नहीं, फॉर दिस केस। अदरवाइज तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला तो हमने निकाला था ना, कल नहीं निकाला था। ओके, R1 प्लस R2 माइनस A वाला। ओके, सो वो तो हमने डिराइव कर लिया, लेकिन अगर पर्टिकुलरली तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, फॉर दैट एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, वो केस लिया, तो उस केस में R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R हो जाएगा। डन। ओके, नाउ कल हमने जो एंगल ऑफ डेविएशन का डेरिवेशन किया था, उसमें से हम दो चीजें हम ले रहे हैं, तो उसमें से दो चीजें कौन सी ले रहे हैं, एक तो R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू प्रिज्म एंगल A। ये कंक्लूजन हमने डायरेक्टली वहां से उठाया हुआ है, अगर तुम्हें लिखना हो तो लिख सकते हो। ये ऐसे आया कैसे था, हमने क्या किया था, R1 प्लस R2 प्लस से एंगल O, इसको कि A K से O, और इसका कोई भी नाम दे दो, L दे देते हैं, L दे दो, चलो। सो A K O L, तो इसमें ये एंगल जो था R1 प्लस R2 प्लस O, दैट इज इक्वल्स टू 180 होता है। ओके, और हमें पता था क्या, A K O L वो चारों मिला के कितने होंगे, 360। उसमें से ये L और K वाला जो एंगल है वो तो 90 डिग्री था, तो वो तो 180 हो जाएगा। तो 360 में से 180 गया तो 180 रहा, तो हमें वहां से मिला था क्या, देखो वो कल वाला ही फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं फिर से लिख दूं अगर करना हो तो। पहले तो ये इसके लिए लिखा ये है, तो क्या है, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180 फ्रॉम द एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये मिल गया। अभी दूसरा, ये क्वाड्रिलेटरल मिला हमें, कौन सा, ये कहां से आया, ये है हमारा से KOL ट्रायंगल की बात चल रही थी। अभी हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, क्वाड्रिलेटरल कौन सा, AKOL। उसमें हमने देखा कि एंगल A प्लस एंगल, ये पूरा एंगल K, हाँ तो मैं सीधा सीधा ही लिख रहा हूँ, एंगल A एंगल K एंगल O प्लस एंगल L, ये सब मिला के कितना हो जाएगा, 360। अभी हमें पता है कि ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, K और L वाला जो एंगल बनेगा, ये पर्टिकुलरली दिस एंड दिस, वो तो क्या है, नॉर्मल है। तो ये 90 90, तो वो 180 हो जाएगा, तो ये और ये 180, सो एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 360 माइनस 180, 180। अगर देखो ये दोनों के RHS सेम है तो दोनों के LHS भी सेम होंगे, तो ये हमने दिख लिया। तो ये दोनों के LHS को कंपेयर करें तो एंगल O चला गया, तो रहा क्या, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू एंगल A, वही तो लिखा है। डन। ओके, तो ये कल जो हमने किया था वहां से डायरेक्टली हमने उठा लिया है, लेकिन तुम्हें लिखना पड़ेगा ये, क्योंकि अगर वो तुम्हें एंगल ऑफ डेविएशन का कुछ पूछा ही नहीं, डायरेक्टली तुम्हें बोला है डिराइव द प्रिज्म एंगल और से प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म एंगल नहीं सॉरी, डिराइव द प्रिज्म फॉर्मूला, तो फिर तुम्हें ये कहां से डायरेक्टली मिलेगा, तो उस केस में जैसे अभी हमने लिखा वैसे लिखना पड़ेगा। डायग्राम तो सेम ही है, लेकिन लिखा नहीं है ना हमें डबल, लेकिन तुम्हें अगर वो नहीं पूछा है
ओके एक क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करो, तो ये सब लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये कहां से आया। डन। ओके ये पहली चीज हमने बोल दी। अभी एंगल ऑफ डेविएशन भी मिलेगा यहाँ हमें, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल से हमने निकाला था ये इक्वेशन, याद हो तो। कैसे, ये अपर वाला ट्राइंगल अगर तुम देखो तो क्या होगा कि ये एंगल I1 है तो ये पूरा एंगल I1 होगा, करेक्ट। कल निकाला था ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये I1 है तो ये पूरा I1 होगा, पूरा I1। अभी ये I1 माइनस R1 कर दूं तब जाके मुझे ये मिलेगा, करेक्ट। इसका मान लो कि x है। ओके सो I1 इज इक्वल्स टू, I1 जितना होगा उतना ही वर्टिकली ऑपोजिट R1 प्लस x होगा। अभी I1 इज इक्वल्स टू, लिख ही देता हूं, I1 इज इक्वल्स टू क्या है हमारा x प्लस R1, ये पता है हमें। ओके और यहां से वैसे ही क्या मिलेगा तुम्हें, ये I2 है तुम्हारा, तो ये इसको y मान लो, तो क्या बोलेंगे I2 इज इक्वल्स टू से y प्लस R2। डन। अब ये ट्राइंगल की बात करें और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल निकाले तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम लिख सकते हैं, करेक्ट। ये x ये y फिर थर्ड एंगल का एक्सटर्नल एंगल है डेल्टा मिनिमम, तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर ये ट्राइंगल में अगर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लगाए तो क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा मिनिमम। डन। ओके अब ये x और y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो x की वैल्यू क्या है I1 प्लस R1, सो से I1 प्लस R1 प्लस y की वैल्यू क्या है, सॉरी I1 माइनस R1, सॉरी I1 माइनस R1, और y की वैल्यू क्या है I2 माइनस R2। x और y की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम, करेक्ट। अब ये क्या मिला I1 प्लस I2 मिल गया, I1 प्लस I2। yes. फिर यहाँ पर है माइनस R1 माइनस R2, दोनों में से माइनस कॉमन तो अंदर बच जाएगा R1 प्लस R2। डन। और यही R1 प्लस R2 क्या है मेरा A, तो उसकी जगह मैंने लिख दिया A, तो I1 प्लस I2 माइनस A। डन। ये कल हमने डिराइव किया था लेकिन फिर से यहाँ पर समझ लिया कि कैसे आया। ओके सो ये दोनों फॉर्मूला है हमारे पास, ये दोनों फॉर्मूला का अब हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, अभी हमने बोला फॉर दिस एंगल, मतलब जब ये हमने लिया इंसिडेंस एंगल इज इक्वल्स टू इमर्जेंस एंगल दैट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम, जब मिलेगा उस केस में I1 I2 और I सेम है, उस केस में R1 R2 R सेम है। सो उस केस में हम R1 और R2 है वो दोनों R ही है, सो R1 की जगह भी R पुट करते हैं, R2 की जगह भी R पुट करते हैं, तो 2R इज इक्वल्स टू A हो जाएगा, देयरफॉर R इज इक्वल्स टू A/2 हो जाएगा। डन। एक हमें मिला। दूसरा यहाँ पर भी I1 की जगह हम I पुट कर सकते हैं, I2 की जगह भी हम I पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2I माइनस A। डन। ओके तो ये हो गया देखो I प्लस I माइनस A, देयरफॉर 2I माइनस A, तो 2I इज इक्वल्स टू क्या होगा डेल्टा मिनिमम प्लस A, ये माइनस A उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस A हो जाएगा। ये समझ में आया, 2I इज इक्वल्स टू ये आया। अभी I इज इक्वल्स टू क्या आएगा, I इज इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा सिंपल, ये 2 इधर आया। अब I और I की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो देखो यहाँ पर ये I और R की वैल्यू पता चल गई। डन। कहां से आया पता चल गया। नाउ अब हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो देखो अब ये सब रब कर दूं, ओके तो डायग्राम अच्छे से दिखे। हाँ सो यहां पे हम दिस पॉइंट के पॉइंट पर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो यहां से जो आ रहा है वो दैट इज I1 और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, सो I1 μ1, ओके। और वो I1 अभी तो क्या लिखेंगे हम स्नेल्स लॉ, तो साइन I1, फिर छोटा होगा तो साइन I को ही हम क्या लिख सकते हैं I1, वो तो हमने देख ही लिया है। ओके सो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस दैट इज μ1 और एंगल क्या है I1, तो साइन I1। फिर दूसरे के लिए दैट इज इक्वल्स टू, तो दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर ही μ2, ये अंदर तो μ2 है ना, तो μ2 इंटू से साइन R1 ऐसा आएगा। ये पॉइंट के लिए लगा रहे हैं, तो ये पॉइंट के लिए अंदर वाला और बाहर वाला, तो बाहर वाला क्या है, तो बाहर वाले में μ1 है और यहाँ पर एंगल है I1, और अंदर वाले में क्या है, अंदर वाले में μ2 है और एंगल है R1। डन। ओके तो स्नेल्स लॉ लगाया तो यहाँ हो गया μ1 साइन I1 लिख दो बस, और μ2 साइन R1 लिख दो। ओके लेकिन हमें पता है कि I1 I2 I सब कुछ सेम ही है,
R1 R2 R सब कुछ सेम ही है, तो हमने लिख दिया μ2 डिवाइडेड बाई μ1 इज इक्वल्स टू sin I बाई sin R। डन। अब μ2 बाई μ1 मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो उसको हम लिख सकते हैं μ21, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सेम ही है, तो μ21 लिख दिया। नाउ μ21 की जगह साइन ऑफ I, तो साइन ऑफ I, लेकिन I की वैल्यू तुमने निकाली है, वो लिख लो डेल्टा मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाई 2, तो डेल्टा मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाई 2, और R की वैल्यू भी तुमने निकाली है A बाई 2, तो R की वैल्यू भी लिखा दी A बाई 2। तो ये जो फॉर्मूला है दैट इज अवर प्रिज्म फॉर्मूला। सिंपल, पक्का समझ में आ गया? ओके, श्योर। देखो फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या किया हमने, पहले तो ये ग्राफ समझ लो। हमने देखा कि कोई भी मटेरियल का प्रिज्म हो, उसके लिए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ओके, फिर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे डिक्रीज होगा। फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमारा एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा। कैसे पता चला, क्योंकि अगर फिर उसके बाद वो पॉइंट के बाद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो वो कम नहीं होगा, वो भी बढ़ेगा, एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा। तो पता चल गया कि वो जो लास्ट वाला था वो मिनिमम था, उससे नीचे जाएंगे नहीं, तो डेल्टा मिनिमम पता चल गया। और फिर उसके बाद वो पॉइंट के बाद जैसे ही जैसे तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे डेल्टा मिनिमम भी बढ़ता जाएगा, तो ये ग्राफ हमें मिलेगा। डेल्टा मिनिमम के केस में देखा गया कि जब डेल्टा मिनिमम होता है I1 एंगल पे, उस टाइम पर जो इमर्जेंस एंगल और इमर्जेंट एंगल जो भी तुम बोलो वो भी सेम ही होता है इंसिडेंस एंगल जितना, मतलब I1 इज इक्वल्स टू I2 होता है। ये कंसेप्ट का यहाँ यूज किया, तो ये जो डेल्टा मिनिमम मिला वही I1 पे यहाँ पे इंसिडेंट रे हमने इंसिडेंट किया, वो एंगल पे किया। फिर अभी तो ये परफेक्ट केस है कि I1 इज इक्वल्स टू R2, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू द बेस ही हमारा रे जाएगा और फिर वापस वो इमर्ज होगा। ओके, तो वो इमर्ज हो गया, फिर हमने डेल्टा मिनिमम निकाल लिया। अब यहाँ ये तो पूरा हमने कर लिया। अब पूरा कर लिया तो हमें क्या पता चला कि फॉर दिस केस I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू R एंड R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R। R1 R2 R सेम है और I1 I2 I सेम है, ये हमने बोल दिया। अब लिखना कहाँ से स्टार्ट करें, तो लिखना तो हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं कि ये तीनों के तीनों सेम है। अब तुम्हें कहाँ से लाना है, तो तुम्हें दो इक्वेशन लाने हैं जो हमने कल डिस्कस किए थे। किसके इक्वेशन लाने हैं, ये दोनों के ही इक्वेशन लाने हैं, I के और R के। तो I के और R के इक्वेशन कैसे मिलेंगे, तो सबसे पहले ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है वहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके हमने लिख दिया कि जो R1 प्लस R2 प्लस सपोज दिस एंगल O होगा वो हो जाएगा 180, वो 180 हो जाएगा। और ये क्वाड्रिलेटरल के लिए लिख सकते हैं A K O और से L, ये चारों का सम हो जाएगा 360। उसमें K और ये जो L होगा वो तो 90 है, तो मतलब A और O का सम हो जाएगा 180। तो A और O का सम भी 180 है और R1 प्लस R2 का सम भी कितना है 180। R1 R2 और O का सम भी कितना है 180। तो दोनों 180 है RHS में, तो उनके LHS भी सेम होंगे। तो उनके LHS में है, एक में है एंगल A प्लस एंगल O और दूसरे में है R1 प्लस R2 प्लस O। तो O तो दोनों साइड से कट हो गए, तो वहां से हमें इक्वेशन मिल गया R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A। डन। ओके, फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल का यूज करके हमने ये एंगल और ये एंगल का सम दिखा दिया हमने डेल्टा मिनिमम जितना। तो पहले ये एंगल ढूंढो, तो वो एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से मिलेगा। I1 इज इक्वल्स टू पूरा ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो अगर I1 और ये पूरा सेम है तो I1 में से R1 निकाल दूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे। सपोज मान लो X, सो X मिला मुझे I1 माइनस R1, फिर Y ऐसे ही मिलेगा मुझे I2 माइनस R2 करके। ओके, X अब लिखेंगे हम X प्लस Y इज इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम। ओके, अब X प्लस Y इज इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम लिख दिया। अब यहाँ पर I1 ये जो हमारा X है उसकी वैल्यू पुट करे तो उसकी वैल्यू थी I1 माइनस R1, फिर Y था उसकी वैल्यू पुट करे तो उसकी वैल्यू थी I2 माइनस R2। तो वो दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस A। दैट्स इट। तो ये दोनों इक्वेशन तो हम एंगल ऑफ डेविएशन वाला जो डेरिवेशन था वहीं से लाए हैं, इसमें नहीं डिराइव किया। लेकिन अगर अलग से तुम्हें ये पूछा है तो इसमें भी पहले वो डिराइव करना पड़ेगा। प्रेजेंट फॉर्मूला अगर पूछा
तो तुम्हें सबसे पहले तो एंगल ऑफ डेविएशन वाला फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। पूरा ना डिराइव करो, लेकिन ये दोनों इक्वेशन तो लाने ही पड़ेंगे ना, ये दोनों इक्वेशन तो लाने पड़ेंगे। अब वहां से वो एंगल ऑफ डेविएशन छोड़ दो, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे। तो R1 और R2 दोनों सेम है, तो R1 की जगह भी R, R2 की जगह भी R, तो ये हो जाएगा 2R इज इक्वल टू ए, देयरफॉर R इज इक्वल टू a/2। मिल गया R का वैल्यू। फिर I का वैल्यू भी ढूंढना है, तो I का वैल्यू भी कैसे ढूंढेंगे कि I1 I2 ये जो है हमारा I1 है I2 है, तो यहाँ पर ही I तो डेल्टा मिनिमम प्लस A इज इक्वल टू 2I हो जाएगा। तो डेल्टा मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू I हो जाएगा। तो ये रहा डेल्टा मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू I। अब I और R की वैल्यू डालो। कहाँ डाले? अरे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, स्नेल्स लॉ अप्लाई किया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर का और वहां पर जो एंगल बन रहा है बाहर वो, तो μ1 इंटू I1 साइन I1 ओके इज इक्वल्स टू अंदर का तो μ2 इंटू साइन R1। अभी I1 और R1 तो I और R ही है, तो I और R की जो वैल्यू हमने निकाली वो वैल्यू वहां पे पुट करो, वो वैल्यू वहां पर पुट कर दी तो हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला आ गया μ21 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ से डेल्टा मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाई 2 साइन A/2। ये है हमारा रिलेशनशिप। मतलब कि अगर ये कहाँ यूज होता है, अगर कोई भी मटेरियल तुम्हें गिवन है ओके और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें नहीं पता, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करने के लिए तुम इसका यूज कर सकते हो। तुम्हें कोई भी मटेरियल दे दिया तो तुम उसका प्रिज्म बना लो। अभी तुमने ही प्रिज्म बनाया है, मतलब प्रिज्म एंगल ए तो तुम्हें पता होगा, तुमने खुद ही तो बनाया है, तो प्रिज्म एंगल ए तुम्हें पता होगा। अब प्रिज्म एंगल ए तुम्हें पता होगा और तुमने जो प्रिज्म बनाया वहां पर एक्सपेरिमेंट करके तुम्हें पता चल जाएगा कि डेल्टा मिनिमम उसके लिए कितना होगा। एक्सपेरिमेंट करके पता चल गया जाएगा ना, इंसिडेंस एंगल इतना हुआ, बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, वो कम हुआ कम हुआ कम हुआ, फिर एक पॉइंट मिल गया, तो ये इंसिडेंस एंगल के लिए इतना डेल्टा मिनिमम है। तो डेल्टा मिनिमम भी तुम्हें मिल गया वो मटेरियल के लिए। ए तो तुमने ही प्रिज्म बनाया है इसलिए ए भी तुम्हारे पास है और यहाँ पर भी ए है। सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास जो अननोन मटेरियल है वो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली तुम्हें मिल जाएगा μ2 और से μ। डन। कोई भी मटेरियल लिया हुआ हो, यहाँ पर तो हमने ग्लास लिया हुआ है, मान लो कि ये मटेरियल कौन सा है हमें पता ही नहीं है, ये ग्लास कौन सा मटेरियल है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, कुछ नहीं पता। तो एक्सपेरिमेंट ये पहले प्रिज्म तो तुम बनाओगे तो ये तो तुम्हें पता है, फिर डेल्टा मिनिमम वो एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा। डेल्टा मिनिमम तो एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलेगा, ग्राफ में भी एक्सपेरिमेंट से ही पता चला, तो वो एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा। बस पता चल गया तो अब क्या करना है, बस तुम सारी वैल्यू पुट कर दो तो तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके तुमने प्रिज्म बनाया वो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। डन। तो यहाँ रिलेशनशिप मिल गया हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ डेविएशन एंड प्रिज्म एंगल के बीच में। डन। पक्का समझ में आया? सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारे फॉर्मूलाज याद रखना। डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला, उसके लिए हमने 3 डेरिवेशंस देखे एक्चुअली ओके, जो पॉसिबल नहीं है उसको छोड़ के 3 डेरिवेशंस देखे थे, वर्चुअल इमेज और से रियल इमेज, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, वैसे करके। मिरर के लिए 3 डेरिवेशन, लेंस के लिए भी 3 डेरिवेशन देखे थे। 3 डेरिवेशन मतलब करना तो सेम ही है और फॉर्मूला भी सेम ही आएगा, मिरर फॉर्मूला सेम ही आएगा, कोई भी 3 ले लो, लेंस फॉर्मूला सेम ही आएगा, कोई भी 3 ले लो, 3 में से कोई भी ले लो। और उसके बाद हमने समझा प्रिज्म फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया?